नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी महज अफवाह है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के दुनिया भर में फैलने के साथ ही सभी देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, स्पष्ट किया है कि अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। उनका यह भी कहना है कि अब तक इससे किसी की मौत की कोई खबर नहीं आई है, कोई डेथ इसको लेकर रिपोर्ट नहीं की गई है। ऐसे में हमारे देश में जैसे जैसे ओमिक्रॉन के नंबर बढ़ रहे हैं, एक और मांग जो बढ़ रही है वो है बूस्टर डोज की। कई राज्यों का कहना है कि उन्हें बूस्टर डोज लगाने की इजाजत दी जाए, खासतौर पे अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को। आदित्य ठाकरे ने भी एक चिट्ठी लिखी स्वास्थ्य मंत्रालय को और उन्होंने मांग की है कि इसकी इजाजत उनकी राज्य सरकार को दी जाए, और साथ ही में वो ये भी चाहते हैं कि 2 डोज के बीच का जो गैप है, वक्त है, वो कम किया जाए और टीका लगाने की जो योग्यता की उम्र है 18 साल, उसे घटाकर के 15 साल किया जाए। ये सारी मांगे अलग अलग जगह से आ रही हैं। केरला ने भी बात उठाई थी पहले, लेकिन क्या ये वाकई में करना इस वक्त मुनासिब है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अशोक सेठ जुड़ गए हैं, जो कि चेयरमैन है फोर्टिस एस्कॉर्ट्स के, और डॉक्टर राहुल पंडित हैं, जो कि सदस्य हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर पंडित, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि ये जो मांग है वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से ही आ रही है, इसलिए आपसे जानना चाहेंगे कि जब पूरी दुनिया में अभी सबको टीके नहीं लग पा रहे हैं, खासतौर पे अफ्रीका जैसे देशों में, अफ्रीका के देशों में जहां से ओमिक्रॉन उठ के आया है, ऐसे में क्या बूस्टर डोज का दिया जाना WHO के मुताबिक ये सही नहीं है, ये मॉरली सही नहीं है? आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में? तो ये बात तो सही है कि आज दुनिया जो है वासुदेव कुटुंबकम जैसे है, वन वर्ल्ड वन नेशन के जैसे है, परंतु बात यह है कि हमें इसके साइंस के पीछे देखना चाहिए। तो अगर हम साइंटिफिकली देखें तो इसको हम 3 या 4 गटों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये पॉपुलेशन है जिनको की इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है उनका, या तो वो दवाई ले रहे हैं ऐसी जो कि उनकी इम्यूनिटी घटाती, या उनको कोई बीमारी है, कैंसर वगैरह, जिसकी वजह से कि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इन लोगों को जो है शायद एडिशनल डोज देने की जरूरत है, क्योंकि दोनों टीके लगने के बावजूद इनको जो है पूरी तरह से इम्यूनिटी प्राप्त नहीं हुई होगी, तो इनके लिए एडिशनल डोज जरूरी है। और वो इस वजह से जरूरी है कि उनकी हमें जान बचानी है। वो एक एक्सपोज पॉपुलेशन है, वो हाईली वनरेबल पॉपुलेशन है। दूसरी जो मांग है कि बूस्टर डोज लगाया जाए जो कि इम्यूनो कॉम्पिटेंट लोग हैं। अब इनमें स्वास्थ्य कर्मी या फिर कोमॉर्बिड पेशेंट्स के लिए जो है ज्यादा महत्वपूर्ण दिया जा रहा है। स्वाभाविक है कि जो आज अगर हमें भगवान ना करे कि तीसरी वेव आती है, लहर आती है, तो स्वास्थ्य कर्मी है जो कि सबसे पहले इसमें एक्सपोज होने वाले हैं, तो उनको जो फोर्स है हमको पूरी तरह से मजबूत रखनी है। तो इस मजबूत फोर्स को रखने के लिए मोस्ट ऑफ देम, उनका जो टीकाकरण था वो जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में खत्म हो गया था स्वास्थ्य कर्मियों का, तो उनको बूस्टर डोज देने की बारी आ गई है, अभी कोई उसमें सवाल ही नहीं है। और तीसरा एक इसमें घटक ये कर सकते हैं आप कि जिनके 2 टीके लग चुके हैं और जिनको पिछले 12 महीने में कोविड हुआ है, शायद उनका आप नंबर लास्ट लगाए, क्योंकि उनको कोविड होने की वजह से शायद वो बूस्टर डोज जैसा इफेक्ट एक आ गया है, टी सेल मेमोरी अच्छी है। तो इसके साइंस को समझ के अगर हम करें तो ये इतना कठिन नहीं है समझना। और बच्चों का जो टीकाकरण है वो एक अलग टॉपिक है। बिल्कुल। और मैं एक और बात और कहूंगा, सिर्फ 1 ही मिनट लूंगा, कि ओमाइक्रॉन आने की वजह से ये बूस्टर डोज की चर्चा नहीं है। ओमाइक्रॉन की वजह से हमें सबको टीका लगाना है, ये बात बिल्कुल सही है। ये डिबेट जो बूस्टर डोज का है वो स्वाभाविक था आना, क्योंकि करीब करीब 9 से 10 महीने हो गए हैं पहला डोज लगने के बाद, और अभी भी पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है। तो ये दोनों विषय को विभाजन करके सोचना जरूरी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर सेठ, आज भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ओमिक्रॉन को लेकर के ज्यादा डर दिखाने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं आया है जिससे आप कह सकें कि ये ज्यादा खतरनाक है, सिवियर डिजीज करता है, गंभीर बीमारी करता है या मौत की वजह बनता है। ऐसे में अब तक बूस्टर डोज को लेकर के सरकार ज्यादा वार्म अप नहीं है, उस आइडिया को लेकर के सरकार उसकी तरफ ज्यादा रुझान दिखा नहीं रही है। आप क्या मानते हैं? मैं ये नहीं मानता कि वो इसको कंसिडर नहीं कर रही हैं। हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं, जो गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहे हैं, उन्होंने अब तक काफी सिंसियरली और समझ के हर स्टेप्स लिए हैं। ये जरूर है कि वो आपको अभी बता नहीं रहे हैं कि रोड मैप क्या है। बट अब ये भी कहूंगा कि जो डॉक्टर राहुल पंडित ने कहा,
बहुत ही सही है, क्योंकि एक ऐसा वर्ग है जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। और ये ओमाइक्रॉन की वजह से नहीं है, ये आज भी एक वेरिएंट है, हो सकता है एक महीने बाद दूसरा वेरिएंट आ सकता है। कोविड हमारे साथ है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमें डबल वैक्सीनेट हर एक को करना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। एक्चुअली जब बूस्टर की बात आती है तो ये एक बड़ी फाइन ट्यूनिंग है। इसमें यस और नो के साइड्स नहीं होते हैं, इसमें फाइन ट्यूनिंग होती है कि वैक्सीन अवेलेबिलिटी कितनी है, साइंस क्या कहती है, और हमारे पास वैक्सीन इक्विटी कर सकते हैं कि नहीं हम लोगों के लिए। दिसंबर का वो महीना है जिसमें कि हमें लगता है कि अब काफी डोजेस ऑफ वैक्सीन अवेलेबल हैं, और आपने खुद ही देखा होगा कि जितनी वैक्सीन अवेलेबल हैं वो यूटिलाइज नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि एक तरफ वैक्सीन हेजिटेंसी चल रही है और दूसरी तरफ वो डिले की वजह से जो 3 महीने का गैप आता है, लोग उसमें भूल जाते हैं वैक्सीन लगाने, या सोचते नहीं है सिंसियरली कि अब वैक्सीन लगाने की जरूरत है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर वैक्सीन अवेलेबल हैं और हमें वो सिचुएशन आ गई है जो कि हमारे रोड मैप के हिसाब से वैक्सीन दिसंबर में हमारे पास काफी होनी चाहिए, तो यही टाइम है कंसिडर करने का बूस्टर डोजिंग। एक तो थर्ड डोजिंग उन लोगों के लिए जिनको जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जिनको कैंसर था, जिनको इम्यूनो सप्रेसेंट्स पे है, जिनकी परहैप्स इम्यूनिटी बनी ही नहीं, उनको तो ये डोजिंग, थर्ड डोजिंग पहले ही लग जानी चाहिए थी। और दूसरा वर्ग जैसे बताया कि हेल्थ केयर वर्कर्स को अब 8 से 10 महीने हो गए हैं सेकेंड डोज लगे हुए। यह दिखाया गया है क्लियरली कि बूस्टर डोजिंग, इवन कोविशील्ड का बूस्टर 5 गुना इम्यूनिटी बढ़ाता है। यह भी देखा गया है कि इम्यूनिटी घटती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और बूस्टर डोजिंग तो मोस्ट वैक्सीनेशंस के साथ बूस्टर डोजिंग लगती ही है। सो इसीलिए हमें फॉर और अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि कौन सा टाइम है। और इसीलिए मैं अर्ज करता हूं गवर्नमेंट को कि अब एक रोड मैप बूस्टर डोजिंग का भी क्रिएट कर दें। आफ्टर ऑल वैक्सीनेशन इसलिए सही तरीके से लगी और फोकस तरीके से लगी क्योंकि एक रोड मैप 6 महीने पहले ही क्रिएट हो गया था कि हर महीने कितनी डोजिंग आएगी, कितनों को लगाएंगे और दिसंबर तक कहां पे पहुंचेंगे। अब एक बूस्टर डोजिंग का भी रोड मैप क्रिएट कर देना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। इट इज द नीड ऑफ द आवर, और सर्टेनली हेल्थ केयर वर्कर्स, ससेप्टेबल पॉपुलेशन एंड दोज विद इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस को तो प्रायोरिटी हो ही गई है। जी डॉक्टर पंडित, एक सवाल ये भी उठता है कि अभी कई कंपनियां हैं, जितनी भी वैक्सीन कंपनीज हैं, वो ओमिक्रॉन को लेकर के रिसर्च कर रही हैं। हालांकि कई कंपनीज कह रही हैं कि उनकी रिसर्च काफी आगे तक पहुंच गई, लेकिन कुछ महीने लग सकते हैं उसके कंपैटिबल, ओमिक्रॉन के कंपैटिबल वैक्सीन बनने में। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि उसका इंतजार कर लें बूस्टर डोज के तौर पे देने के लिए, ताकि नई वैक्सीन हो, ज्यादा काम करे, या जो पुरानी है जिसका मान के चल रहे हैं कि थोड़ा एस्केप कर सकता है वायरस उसकी असर से। आप क्या मानते हैं, दोनों में से क्या बेहतर है? देखिए, वायरल इम्यून एस्केप, वैक्सीन इम्यून एस्केप है या नहीं, ये इस वक्त पूरी तरह से जानकारी एक तो नहीं है। दूसरी बात, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन, ये तो नेचुरल फिनोमिना है। कंपनीज जो है हर साल वैक्सीन को ट्वीक करेंगी करंट स्ट्रेन के लिए, तो उसके लिए बूस्टर डोज को नहीं रोक सकते, ऐसा मेरा मानना है। मैं समझता हूं कि आज जो हमारे पास है वो काफी सक्षम प्रोग्राम है, काफी स्ट्रांग प्रोग्राम है हमारा। उस प्रोग्राम को हम चलाएं और ना कि ये सोचे कि 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद और कोई वैक्सीन आएगी। तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो हमारे पास, अगर जैसे सेठ सर ने बताया कि अगर हमारे पास स्टॉक है और अगर गवर्नमेंट ये रोड मैप बनाती है तो उस रोड मैप के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि आगे जाके क्या होगा करके, क्योंकि आगे जाके तो बेहतर वैक्सीन आएंगे ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। इस आज जो हमारे पास है, शायद अगले दिसंबर में हमारा पूरा वैक्सीन का सिचुएशन इतना अलग होगा कि हमारे पास बहुत अच्छे वैक्सीन आ जाए, शायद उनमें स्टेरलाइजिंग इम्यूनिटी भी आ जाए। पर ये तो रिसर्च की बात है, उसके लिए हमें वक्त देना पड़ेगा। इस वक्त जो है उसी से काम चलाए और आगे बढ़े, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल। तो इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये चर्चा जारी है। ओमिक्रॉन, बूस्टर डोज, वैक्सीन, इस सब पर हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ओमिक्रॉन वेरिएंट और बूस्टर डोज और ऐसी दूसरी कई अहम चीजों पर हो रही है चर्चा। डॉक्टर राहुल पंडित हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर अशोक सेठ भी हैं। डॉक्टर सेठ,
डोजिंग गैप को लेकर भी काफी चर्चा रही है। बूस्टर डोज तो बात की बात है, लेकिन कई राज्य ये भी चाहते रहे हैं कि जो डोजिंग गैप पहले तय किया गया था उसमें अब शायद बदलाव आना चाहिए। आपकी इस पर राय क्या है? देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है और हमें समझना चाहिए कि ये है कोविशील्ड के लिए। डोजिंग गैप आपको पता ही है कि कोवैक्सीन के लिए 4 हफ्ते है, वो चल रहा है। जहां तक कोविशील्ड का सवाल है, 90% लोग हिंदुस्तान में कोविशील्ड की वैक्सीनेशन ही हुई है और उसी की अवेलेबिलिटी इस टाइम पे सबसे ज्यादा है। उसको देखते हुए डेफिनेटली जब ये गैप को 4 हफ्ते से 3 महीने में इंक्रीज किया गया था मार्च में, 2 वजह थी उसकी। एक तो साइंटिफिक एविडेंस भी था कि 3 महीने बाद भी अगर सेकेंड डोज दी जाए तो इम्यूनिटी शायद बेटर मिलेगी, एंटीबॉडी ज्यादा होंगी, तो एक साइंटिफिक बेसिस था। बट उस वक्त वैक्सीन इक्विटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट इशू था कि हर एक को सिंगल डोज तो एटलीस्ट मिले। तो दोनों का एक समिश्रण बैलेंस करते हुए गवर्नमेंट ने सही डिसाइड किया था। बट अब जब 50% हमारी पॉपुलेशन डबल डोज हो चुकी है और 85% से ज्यादा पॉपुलेशन को सिंगल डोज मिल चुका है, तो एक ही तरीका है जब हम कहते हैं कि हम जल्दी लोगों को 2 डोजेस दें, और उसका यही तरीका है कि साइंटिफिकली करेक्ट है अगर हम उसको 3 महीने से अब 2 से 6 हफ्ते से 2 महीने तक ले आए, क्योंकि वो भी साइंटिफिकली करेक्ट है और एक तरफ वैक्सीन अवेलेबिलिटी है और हम कह ही रहे हैं लोगों को कि जल्दी लगवाइए, जितनी जल्दी डबल डोजिंग हो जाएगी तो उतना अच्छा होगा। तो अब कोई अगर आए आपके पास और पहली बार वैक्सीन लगा रहा हो, तो हम कैसे उसे कहें कि जो अब अगली वैक्सीन की डोज 3 महीने बाद लगाइए, जबकि हम उसको कह रहे हैं कि डबल डोजिंग जितनी जल्दी हो जाए तो ऑप्टिमल इम्यूनिटी या सही इम्यूनिटी तभी आती है। सो यस, क्लियरली अग्री करता हूं। मैंने इसके बारे में कहा भी है, मैंने रिक्वेस्ट भी किया है एक्सपर्ट ग्रुप्स को कि दिस इज द टाइम जिसमें कि हमें डोजिंग शेड्यूल को जल्दी ले आना चाहिए, 4 से 8 हफ्ते के बीच में ले आना चाहिए। उससे जल्द ही ज्यादा लोगों को डबल वैक्सीनेशन होगी। डॉक्टर पंडिता, सरकार तो पॉलिसी बनाती रहती है, गाइडलाइंस बनाती रहती है, लेकिन लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं और हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से भी बिहेव कर रहे हैं। कई लोग जो ट्रैवल करके वापस आ रहे हैं, तो ऐसे में आम जनता की कितनी जिम्मेदारी बनती है कि वो बिना डर के, बिना पैनिक के इस ओमिक्रॉन को रोकने में योगदान दें? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और रिक्वेस्ट भी है ये सबसे। तो ये जो आज एयरपोर्ट पे सब हमने रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं, अगर आप देखो तो ये रिस्ट्रिक्शंस आज हमारे काम में आ रहे हैं। हम लोग जो है इन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उनको कम्युनिटी में जाने से रोक पा रहे हैं, उनको आइसोलेट करके ट्रीट कर पा रहे हैं। तो पब्लिक हेल्थ मेजर्स काफी अच्छे से रखे हैं। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सही पता बताएं, सही ट्रैवल हिस्ट्री दें। अगर किसी को कोई तकलीफ हो रही है तो अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें, अगर वो ट्रैवल करके आए हैं या किसी के संपर्क में आए तो। ये बहुत जरूरी है कि इस वक्त हम थोड़ा बहुत सोशली रिस्पॉन्सिबल भी एक्ट करें, ना सिर्फ हमारे बारे में सोचें, क्योंकि अगर हम सब लोग सोशली रिस्पॉन्सिबल एक्ट करेंगे तो वैक्सीन के साथ और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ शायद हम इस पूरे नए वेरिएंट को और इसके बाद भी आने वाले वेरिएंट्स को पूरी तरह से रोक पाएंगे या काफी हद तक रोक पाएंगे। अब ये मैसेज जो है सोशल मैसेज, हर एक को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अपने को खुद को शोल्डर करना है। तो आई थिंक इससे तो और कोई बड़ी बात हो ही नहीं सकती कि सोशली रिस्पॉन्सिबल रहना है हमको इस वक्त। बिल्कुल। और डॉक्टर सेठ, मेरे पास मिनट ही है, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वैक्सीन के अलावा जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो जिन्हें हम देह की दूरी और मास्किंग कहते हैं, वो कितनी अहम हो जाती है? बहुत ही ज्यादा। हमारे पास 2 ही यंत्र हैं, 2 ही आर्म्स हैं जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो डबल वैक्सीनेशन, जल्द से जल्द। मैं हर एक को कहता हूं डबल वैक्सीनेशन लगाएं। अभी भी पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, कार्डियक पेशेंट्स, जिनको लगा लेना चाहिए था, पूछ रहे होते हैं जी हम आपके पास इसलिए आए पूछने के लिए कि हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए कि नहीं। उन्होंने सिंगल डोज तक नहीं लगवाई है। इट इज शॉकिंग। और दूसरी बात यह है कि डबल मास्किंग मैं कहता हूं, तो एक तरफ डबल वैक्सीनेशन होगी, डबल मास्किंग। अब वो सिचुएशन आ गई है कि अगर हम कपड़े का मास्क पहनते हैं तो अंदर एक रुपए का सर्जिकल 3-ply मास्क भी आता है जिसको हम पहने, सो दैट उससे अगर सब कोई वो फॉलो करेंगे तो 95 to 97% चांस है कि अपने आप को किसी भी वेरिएंट से बचा सकेंगे। उसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग करें और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं N95 पहने,
तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों को बचाने के लिए भी। और सर्टेनली अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएंगे तो कोई ना कोई वायरस हमारे घर में घुस के हमें न भी वो घातक करे, पर किसी न किसी फैमिली मेंबर को घातक कर सकता है। वक्त थोड़ा कम है हमारे पास, शुक्रिया आपका भी और डॉक्टर पंडित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है, वैक्सीन अपनी जरूर लें, मास्क पहने और ओमिक्रॉन को लेकर के जिम्मेदारी के साथ आप बर्ताव करें, भय के साथ नहीं। नमस्कार।